हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूँ सब बढ़िया होगा और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3, ठीक है। उसका एमसीक्यू और कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाई इज इट डिफिकल्ट फॉर पुअर टू गेट लोन्स फ्रॉम बैंक। ये ऑप्शन है बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ कोलेट्रल, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ इंटरेस्ट रेट, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ इंस्टॉलमेंट। क्या रीज़न है कि पुअर लोग जो है वो लोन नहीं ले पाते हैं, क्या प्रॉब्लम्स उनको आती हैं, वो बताना है आपको। तो उनके पास क्या होता है, एक्चुअली कोलेट्रल नहीं होता है, जिसकी वजह से वो बैंक से लोन नहीं ले पाते हैं, ठीक है। सेकंड है, ये ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। सेकंड है, व्हाई इज मनी एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये ऑप्शन है बिकॉज ऑल पीपल आर नीड ऑफ मनी टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, बिकॉज इट इज ऑथराइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री, बिकॉज इट्स फेस वैल्यू इज मच इन कंपैरिजन टू अदर कमोडिटीज, बिकॉज इट इज ऑथराइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट। तो एक्चुअली क्या है, इसे बोला जाता है कि जो आपकी कंट्री है वो ऑथराइज करती है कि मनी को आप एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपकी जो गवर्नमेंट है कंट्री की, वो इसको ऑथराइज करती है कि आप मनी से कोई भी पेमेंट कर सकते हैं, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज काम कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड है, इफ आर वॉन्ट्स क्लोथ। आर को क्या चाहिए, क्लोथ चाहिए। एक सेकेंड, आर को चाहिए क्लोथ, विच एस हैज, देन आर शुड हैव ए कमोडिटी डेट एस वॉन्ट्स इन एक्सचेंज फॉर क्लॉथ्स। अब एस के पास जो आर तो अपना क्लॉथ दे रहा है, सॉरी सॉरी, इफ आर वॉन्ट्स क्लॉथ विच एस, तो एस के पास क्लॉथ है, आर को चाहिए, देन आर शुड हैव ए कमोडिटी डेट एस वॉन्ट, तो एस जो चाहता है वो आर के पास होना चाहिए। इन द एब्सेंस ऑफ सच कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, अगर इसके पास वो चीज नहीं होती है, देयर विल बी नो एक्सचेंज। मतलब एस को एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं, मान लीजिए एस को चाहिए गन या ब्रेड ले लेते हैं, ब्रेड चाहिए, और अगर ब्रेड ना हो, आइडेंटिफाई द सिचुएशन एंड चूज द राइट ऑप्शन दैट विल डेफिनेटली हेल्प आर एंड एस टू एलिमिनेट दिस सिचुएशन। तो मान लीजिए अगर एस को ब्रेड चाहिए और आर के पास ब्रेड ना हो, तो आपको इन ऑप्शंस में वो चीजें चूज करनी है जिससे आर और एस का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। फर्स्ट है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, एक्सचेंजिंग कमोडिटी फॉर कमोडिटी। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, क्रेडिट ऑन कमोडिटी। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, लोन ऑन कमोडिटी। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, मनी। तो ये जो आपने पढ़ा होगा, ये क्या है, ये प्रोसीजर है डबल कोइंसिडेंस, यानी कि आर को जो चाहिए वो एस के पास तो है, बट एस को जो चाहिए वो आर के पास होना चाहिए। दूसरी बात है, ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो सकती है, मनी से ही सॉल्व हो सकती है। तो इसको तो हम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स बोलते हैं, कि कोइंसिडेंस दोनों साइड से होना चाहिए तभी एक्सचेंज पूरा हो पाएगा। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कौन कर सकता है, मनी कर सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर होना चाहिए डी, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। मैंने 2-3 बार ये प्रोसीजर रिपीट कर दिया तो शायद आप कंफ्यूज हो गए हो। नेक्स्ट है, रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। रोहन हैज टेकन ए लोन ऑफ 5 lakhs from the bank to purchase a house of on 12% rate of interest. He has to submit papers of new house and salary record to the bank. What is this process called as? तो इसको इंटरेस्ट रेट कहते हैं, कोलेट्रल कहते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, या इंस्टॉलमेंट्स कहते हैं। देखिए क्या क्या पेपर्स उन्होंने दिया है बैंक को, सबमिट पेपर्स ऑफ न्यू हाउस और सैलरी रिकॉर्ड दिया है बैंक्स को। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कोलेट्रल। क्या कहते हैं, कोलेट्रल, ठीक है ना। कि अगर आप लोन नहीं दे पाएंगे तो फिर वो जो भी चीज आपने कोलेट्रल में दिया है उसे वो सेल कर सकते हैं, ठीक है। कोलेट्रल का मीनिंग यही होता है कि अगर आपने लोन चुका दिया तब तो ठीक है, अगर नहीं चुका है तो जो भी कोलेट्रल में आपने एसेट्स दिया है उसको बैंक सेल कर सकती है और अपना पैसा रख सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज फॉर ए प्रिंटेड फॉर्म यूज्ड इंस्टेड ऑफ मनी टू मेक पेमेंट्स फ्रॉम वन बैंक्स अकाउंट। मनी
देखिए एक तो प्रिंटेड फॉर्म है, यूज इंस्टेड ऑफ मनी, मनी को छोड़ के और कुछ की बात हो रही है, तो उसे क्या कहते हैं, काफी इजी है, क्रेडिट, कोलेटरल, चेक, टर्म लोन, हमें पता है चेक के बारे में पढ़ाया गया है चैप्टर्स में, तो चेक होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, रहमान इज पुअर एग्रीकल्चरल लेबर एंड नीड्स ए लोन फॉर कल्टीवेशन ऑन हिज स्मॉल पीस ऑफ लैंड, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड डेफिनेटली ऑफर हिम ए फेयर इंटरेस्ट रेट एंड फ्लेक्सिबल टर्म्स ऑफ क्रेडिट। ध्यान दीजिएगा, दो बातें लिखी गई हैं, फेयर इंटरेस्ट रेट भी मिलना चाहिए और फ्लेक्सिबल टर्म्स ऑफ क्रेडिट भी होना चाहिए। टर्म्स ऑफ क्रेडिट आपके बुक्स में दिया हुआ है। फर्स्ट है विलेज मनी लेंडर, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कमर्शियल बैंक, रिच लैंड ओनर। और ध्यान रखना ये पुअर एग्रीकल्चरल लेबर है। ठीक है, तो अगर इस हिसाब से देखें तो आंसर क्या होना चाहिए हमारा, कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्योंकि फ्लेक्सिबल टर्म्स ऑफ क्रेडिट यही होगा। ठीक है ना, और इसके पास जमीन भी ज़्यादा, कुछ स्मॉल पीस ऑफ लैंड है, तो कोलेट्रल में रखने के लिए भी ज़्यादा कुछ नहीं है। बैंक्स में क्या है, फ्लेक्सिबल टर्म्स ऑफ क्रेडिट नहीं होते हैं, जो चीज़ें वो डिमांड करते हैं वो आपको देना पड़ता है। ठीक है ना, जो भी डॉक्यूमेंट्स है या पेपर्स है वो मांगते हैं वो देना पड़ता है, तो फ्लेक्सिबल आपको मिल सकता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्विंग मनी। गुड्स कैन बॉट एंड सोल्ड विद द यूज ऑफ मनी। In some transactions, services are being exchanged with money. In some transactions, there might not be any actual transfer of money taking place now, but a promise to pay money later. तो इन तीनों में बोला जाए रिगार्डिंग ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग, कहीं ना कहीं मनी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट्स में मनी का यूज हो ही रहा है। ठीक है ना, इसका आंसर होना चाहिए डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। गुड्स आप खरीदते हैं मनी के यूज से, कभी कभी क्या होता है सर्विसेज एक्सचेंज होते हैं, जैसे मान लीजिए टीचिंग ही सर्विसेज है, तो आप पैसे देते हैं और आप पढ़ते हैं। इन सम ट्रांजेक्शन, तो एक्चुअल ट्रांसफर यानी जिसको हम क्रेडिट कहते हैं कि अभी मनी ट्रांसफर नहीं हुआ है लेकिन वादा किया गया है कि आपको मैं पैसा बाद में दे दूंगा। ठीक है, तो इस बाद में भी पैसा आप दे रहे हैं, मनी का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है ना, इसलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, व्हाई इज मनी कॉल्ड ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज? बिकॉज इट एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस, because it is made of precious metal, because it is a thing of everyday use, none of the above। तो क्या है, मनी को हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक एक्सचेंज प्रोसेस में इंटरमीडिएट का काम करता है। ठीक है ना, जैसे ए है, बी है, यहाँ पे मान लो शूज हैं, जूता तो बनाने नहीं आता है, अच्छा फिर भी ट्राई करता हूँ, बहुत बेकार जूता है। ठीक है, तो ये जूता आपको खरीदना है, तो ठीक है, और ये बोल रहा है कि जूते के बदले मेरे को मान लीजिए शर्ट चाहिए, और आपके पास शर्ट नहीं है, तो आप करते क्या हो, आप मनी देते हो। ठीक है, आप इसको मनी दे देते हो, आप इसे जूता ले लोगे, इसी मनी से अगर इसको शर्ट ही खरीदना है तो ये जाके किसी दुकान में जाके शर्ट खरीद लेगा। ठीक है ना, तो इंटरमीडिएट की तरह वर्क करता है, इसलिए हम इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, Which of the following authorities of India issues currency notes on the behalf of central government? तो इशूइंग डिपार्टमेंट होता है एक आरबीआई में, जो क्या करता है, करेंसी नोट्स को इशू करता है, तो इसका आंसर क्या होगा, आरबीआई। ठीक है ना, किसके बिहाफ में, सेंट्रल गवर्नमेंट के। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन नंबर, स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट है, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी, पेपर नोट्स एंड कॉइन, सही है। A large number of transactions in our day-to-day activities involve credit in some form or other. Third statement है, interest rate, collateral and documentation required and the mode of repayment together comprise the terms of credit. Statement 4 है, bank use very less portion of the deposits to extend loan. इसमें आपको बताना है करेक्ट कौन सा है। तो देखिए फर्स्ट तो सही है, आपने नोट्स भी देखे हैं, कॉइन्स भी देखे हैं। डे टू डे लाइफ में क्रेडिट का भी यूज होता है, बिल्कुल सही है। इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होते हैं, इसी को हम टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहते हैं, ये भी सही है। बैंक यूज वेरी लेस पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट टू एक्सटेंड लोन, ये बात गलत है। यानी जैसे आप 100 रुपये डालते हैं बैंक में, तो बैंक उसका सिर्फ 5 रुपया ही लोन में घुमाती है या 70 रुपये लोन में घुमाती है? तो आंसर है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को लोन में घुमाते हैं, कम ही पैसा वो अपने पास रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यूज किया गया वेरी लेस पोर्शन, ऐसे ये
ज़्यादा, वैसे मैंने अपने लेक्चर में तो ये भी आपको न्यूमेरिकल जो होता है वो भी बता दिया है, ऐसे ये हायर क्लासेस में पढ़ना होता है, बट लेस पोर्शन नहीं, हायर पोर्शन वो यूज करते हैं लोन में पैसा भेजने को, ठीक है ना। नेक्स्ट है ऑप्शन, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 2 3 एंड 3 आर राइट। नेक्स्ट है स्टेटमेंट 1, इन ए बार्टर सिस्टम गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। स्टेटमेंट 2 है मनी एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस। तो पूछ रहा है आपसे इसमें से स्टेटमेंट कौन सा सही है, कौन सा इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, हाँ, बार्टर सिस्टम का मतलब ही है कॉमोडिटीज टू कॉमोडिटीज का एक्सचेंज होता है, या C2C बोल सकते हैं, C2C इकोनॉमी भी बोला जाता है इसे, ठीक है। तो ये तो सही है। दूसरा, मनी एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट, दोनों करेक्ट है तो डी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। मनी एलिमिनेट्स द नीड फॉर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, सही है। क्रेडिट कार्ड इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे a specific amount from the person's account to the persons in whose name it has been made. In formal sector, credit includes loans from the banks and cooperatives. Rich households largely depend on the informal sources of credit. चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट क्या है, मनी एलिमिनेट करता है, जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स है, बिल्कुल सही है। हमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, एक तो सही हो गया, बाद बाकी और जो स्टेटमेंट्स दिए हैं उनको भी हम चेक कर लेते हैं। क्रेडिट कार्ड इज ए पेपर, यही गड़बड़ है, क्रेडिट कार्ड पेपर कैसे हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है इनफॉर्मल सेक्टर इंक्लूड्स लोन फ्रॉम द बैंक, इनफॉर्मल सेक्टर है, फॉर्मल सेक्टर में बैंक और कोऑपरेटिव्स आते हैं, ये इनफॉर्मल यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है रिच हाउस होल्ड लार्जली डिपेंड ऑन इनफॉर्मल, नहीं ये भी गड़बड़ है। रिच हाउस होल्ड जो होते हैं वो फॉर्मल सेक्टर्स लोन पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं, ठीक है ना, फॉर्मल सेक्टर्स पे। इसके लिए तो आपकी किताब में वो चार्ट्स भी ऐसे 4 पाई चार्ट्स दिए होंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, बैंक यूज द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट टू कीप विद देमसेल्व्स एज कैश। बी है एक्सटेंड लोन्स, तो ये अभी बताया है मैंने, ज़्यादा से ज़्यादा वो लोन्स घुमाने में डिपॉजिट्स का यूज करते हैं। कन्वर्ट कैश इनटू गोल्ड नहीं, गिव टू द आरबीआई एज द इंटरेस्ट पेमेंट नहीं। तो ऑप्शन उसका क्या होगा 13 का बी, ज़्यादा से ज़्यादा वो लोन में पैसे को घुमाते हैं। नेक्स्ट है 14, while taking a loan borrowers look for easy terms of credit. This means high interest rate, tough conditions for repayment, less collateral, documentation required. क्योंकि देखो, जब कोई बोरोवर क्या चाह रहा है, इजी टर्म्स ऑफ क्रेडिट चाह रहा है, तो इसका मतलब है उसके पास कोलेट्रल ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, लेस कोलेट्रल, ऑप्शन सी, ठीक है ना। क्योंकि जब उसके पास अच्छा खासा कोलेट्रल है तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट अगर टफ भी होते हैं तो उस चीज को फुलफिल कर देगा। देखिए इधर बता देता हूं, अगर टफ है टर्म्स ऑफ क्रेडिट, तो अगर इंसान के पास कोलेट्रल ज्यादा है, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं, कोलेट्रल यहाँ पे हाई का साइन बना दे रहा हूँ, कोलेट्रल ज्यादा है, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं, तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो टफ टर्म्स ऑफ क्रेडिट हैं उसको फुलफिल कर देगा। लेकिन कहीं ना कहीं उसके पास जब कोलेट्रल कम है तो वो क्या चाहता है कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या हो, थोड़ा इजी हो, ठीक है। आई होप आप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यू वे ऑफ प्रोवाइडिंग लोन्स टू द रूरल पुअर, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ट्रेडर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड, एसएचजीज। ये भी आप पढ़े हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में, 15 से 20 लोगों का एक ग्रुप होता है जो लोन्स बांटते हैं, ठीक है, और खास तौर पे ये रूरल एरियाज में ज्यादा देखा गया है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज इज द सोर्स ऑफ फॉर्मल लोन्स, ठीक है। फॉर्मल का तो बैंक्स कोऑपरेटिव दोनों ही सही है, बैंक और कोऑपरेटिव दोनों ही फॉर्मल सेक्टर्स में आते हैं, तो बोथ ए एंड बी, ठीक है। नेक्स्ट है, अब केस स्टडीज दिए हुए हैं, इजी ही है, एक बार आप वीडियो को पॉज करके इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है।
फर्स्ट पूछा जा रहा है, अगर मैं इसे ना भी पढ़ूं तो पूछा जा रहा है व्हाट इज कोलेट्रल। तो आप लोगों को पता है कोलेट्रल क्या है, एक एसेट है, जैसे लैंड हो गया, व्हीकल हो गया, ठीक है, ऐसे ऐसे बिल्डिंग्स, डिपॉजिट्स आपके बैंक्स में है। सो इससे ये क्या होता है, ये आप इसको एज अ गारंटी हम यूज करते हैं फॉर द रीपेमेंट, ठीक है। यानी कि अगर जैसे एग्जांपल देता हूं, मैं ए हूं तो मुझे कोई लोन लेना है, देखिए ये है आपका केस स्टडीज, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको एक बार रीड कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज कोलेट्रल। तो कोलेट्रल क्या है, एक एसेट है, जैसे एसेट में आपके लैंड हो गए, डिपॉजिट्स विद द बैंक हो गया, विद द बैंक, बिल्डिंग हो गई, कुछ भी ऐसा, लाइफ स्टॉक्स हो गए, ठीक है। सो बोरोवर्स ओन्स एंड यूजेस दिस एज अ गारंटी टू ए लेंडर, ठीक है ना। तो अगर इसका एग्जाम्पल देखें कि मुझे लोन चाहिए तो मैं अपना बिल्डिंग के जो पेपर्स है वो एज अ कोलेट्रल रखता हूं बैंक के पास, ठीक है। अगर मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा हूं लोन का, तो बी क्या करेगा, मेरे बिल्डिंग को सेल करेगा और मुझे और अपना पैसा वो अपने पास रख लेगा, ठीक है ना। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन दिया है, सेकंड क्वेश्चन दिया है, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ कोलेट्रल। तो देखिए इसमें आंसर दिया हुआ है, तो यहाँ तो दिया है, द लेंडर हैज अ राइट टू सेल द एसेट और कोलेट्रल फॉर ऑब्टेन पेमेंट। Property such as land titles, deposits with bank, livestock are some common examples of collateral used for borrowing। तो देखिए इसका आंसर आपको पैराग्राफ में दिया है, सारे चीजों का आंसर आपको पैराग्राफ में नहीं मिलता है, ठीक है ना, क्योंकि ये केस स्टडी है ना कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। नेक्स्ट है, इसलिए मैंने यहाँ से मार्क कर दिया। नेक्स्ट है, व्हाट विल हैपन इफ द बोरोवर फेल्स टू रिपे द लोन। तो अगर वो लोन को पे नहीं कर पा रहे हैं तो क्या होगा, तो द लेंडर, जिससे आपने लोन लिया है, यहाँ पे देखिए मैं एरो बना के ले जा रहा हूं, द लेंडर हैज द राइट टू सेल द एसेट और कोलेट्रल टू ऑब्टेन पेमेंट, ठीक है ना। तो जो भी आपने कोलेट्रल में रखा है उसको क्या करेगा, जिससे आपने लोन लिया है, बैंक से लिया है या कहीं से भी लिया है, तो वो क्या करेंगे, उसको सेल कर देंगे और अपना पैसा ऑब्टेन कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इन रिसेंट ईयर्स पीपल हैव ट्राइड, फर्स्ट तो पूछा गया इजी है, व्हाट आर एसएचजी। तो आपको पता है 15 से 20 लोगों का ग्रुप होता है और ये क्या करते हैं, मनी को पूल करते हैं अपने ही ग्रुप से और फिर उसको लोन्स में बांटते हैं लोअर इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है। एसएचजी का मतलब ये है। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं, हाउ डू एसएचजी हेल्प बोरोवर्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेट्रल, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। तो ये क्या करते हैं कि इनका जो ग्रुप होता है, इधर बताता हूं, 15 से 20 लोगों का ग्रुप है, इन लोगों ने सबने मिलकर क्या किया, मान लीजिए 20,000 रुपया जमा किया, किसी ने 5,000 रुपये लोन मांगे हैं, ये इनको पैसा दे देते हैं। अच्छा, लैक ऑफ कोलेट्रल में कैसे दे देते हैं, क्योंकि ये आसपास के ही लोग होते हैं, एक ही गांव के होते हैं, तो ये सब लोग को जान रहे हैं, उनके जमीन के बारे में जान रहे हैं, उनके घर के बारे में जान रहे हैं, तो इसीलिए वो लोन दे देते हैं विदाउट कोलेट्रल भी। और कुछ परसेंट इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, 2 to 3% या 4% भी हो सकता है, तो उतना इंटरेस्ट ये चार्ज करके फिर ये पैसा वापस इनके पास रिटर्न आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे वर्क चलता है, इसमें आप एग्जाम्पल भी यूज कर सकते हैं, एग्जाम्पल ऐसा ही कुछ यूज करके आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है, हाउ इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप इंपॉर्टेंट फॉर पुअर पीपल। पुअर पीपल के लिए, क्योंकि खास तौर पे देखिए इसका पॉइंट्स काफी अच्छा अच्छा होगा। फर्स्ट जैसे हो जाएगा इसमें कि लैक ऑफ कोलेट्रल होता है गरीबों के पास, तो ऐसे में सेल्फ हेल्प ग्रुप काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। दूसरा होता है जो बुक्स में भी आपके यूज किया गया है, रूरल जो पुअर लोग हैं उसमें भी स्पेशली वुमेन, क्योंकि पेट्रियार्कल सोसाइटी है तो वुमेन्स के पास अधिकतर देखा गया कि पैसे नहीं होते, तो वुमेन्स का हेल्प हो जाता है कि वो सेल्फ रिलायंट वगैरह ऐसा कुछ बन सके, एम्पावर हो सके। थर्ड हो सकता है
कि ये क्या करते हैं, प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइज करते हैं, प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइज्ड, और उसमें वो क्या करते हैं, कुछ इश्यूज से डील करते हैं, ठीक है ना, जैसे हेल्थ हो गया, गांव से ही रिलेटेड होता है, हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस, इन सब इश्यूज पे भी क्या करते हैं वो डिस्कस करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है। तो इसीलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप काफ़ी इंपॉर्टेंट है पुअर पीपल के लिए, ठीक है। आई होप समझ, तो ये शायद नहीं दिया होगा, एक बार देख लेते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं। ये वुमन वाली बात तो दी हुई है, देखिए ये सब बातें नहीं लिखी हुई हैं, लैक ऑफ कोलेटरल या रूरल पुअर, वुमेन्स, प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइज, ये सब आपके बुक्स में दिया हुआ है, तो ये ध्यान रखना है आपको। आप जब भी जैसे ही केस को पढ़ें, अपने दिमाग में जो भी आपने बुक में पढ़ा है उस टॉपिक रिलेटेड वो सब चीज़ें आ जानी चाहिए, उस अकॉर्डिंग आप, अगर इसमें मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो उस अकॉर्डिंग आपको आंसर्स लिखने होते हैं, ठीक है। एक और चैप्टर बच गया, लास्ट चैप्टर, उसका भी आज या कल में अपलोड हो जाएगा वीडियो, ठीक है। सो फिर मिलते हैं, मन लगा के पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत हो या डाउट हो तो मुझे मैसेज कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं, गुड नाइट।